हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12th फ्लेमिंगो बुक का 6th चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। तो पार्ट 1 में हमने सुबु के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी, जो नंबर 2 थे जेमिनाई स्टूडियो में, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने रिक्रिएट किया था देवदासीज के मूड को, और वैसे ही उन्होंने किस तरीके से एक नॉवल और स्टोरी पोम्स लिखी थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्पाइट की सुबु के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी जो हमने डिस्कस की, इसके अलावा वो एक रियलिस्टिक एक्टर थे, जो कि आप कह सकते हैं जो मेन लीड होता है प्रोटैगनिस्ट, उससे भी अच्छी एक्टिंग करते थे मूवीज के अंदर। तो जब भी वो अपना रोल परफॉर्म करते थे ऐसे लगता था कि वो बेहतरीन एक्टर्स को भी मात दे सकते हैं। वो हर किसी को बहुत सिंसियर रिस्पेक्ट अफेक्शन के साथ ट्रीट करते थे। ऐसे बोला इसलिए जा सकता है क्योंकि उनका जो घर था वो एक परमानेंट रेजिडेंस बन चुका था। जिन लोगों को वो जानते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि इनफैक्ट कितने लोग आते जाते रहते हैं उनके घर पे, तो हर किसी को वो वेलकम करते थे वहां पे। और जो नरेटर है वो अमेज्ड हो जाते हैं ये फैक्ट को देख के कि हो सकता है कि ये एक कारण हो इसके इतने सारे एनिमीज होने का। सुबु के एनिमीज थे, पर जो ऑथर है, जो नरेटर है, ही इज नॉट श्योर कि क्या रीजन हो सकता है किसी का इतनी नफरत होना जो सुबु के लिए लोगों की थी, वो क्यों है। कुछ ये बोलते हैं कि जो नफरत है सुबु के लिए लोगों की वो इसलिए हो सकती है क्योंकि वो बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज थे और वो हर किसी के बारे में अच्छी बातें बोलते थे, हर चीज में उन्हें अच्छाई दिखाई देती थी, या फिर वो इतनी ज्यादा प्रेज करते थे बॉस की ताकि उनको कोई फेवर मिल सके। तो इस सब के अलावा अगर हम बात करें तो जो लड़का मेकअप डिपार्टमेंट में था, वो हमेशा, जो ऑफिस बॉय था, वो हमेशा सुबु के लिए टेरेबल थिंग्स ही विश करता था। जो सुबु है वो हमेशा अपनी एक जगह बना के रखते थे बॉस के साथ, क्योंकि उनको ज्यादातर बॉस के साथ ही देखा जाता था। बट आप ये कह सकते हैं ऑफिशियली वो वर्क करते थे अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोइट्स थे, राइटर्स थे, और स्ट्रेंज बात यह है कि पोइट्स और राइटर्स के अलावा इस डिपार्टमेंट में एक लॉयर थे। तो जो वो लॉयर है उनको रेफर किया जाता था एज अ लीगल एडवाइजर, पर लोग क्वाइट द कॉन्ट्री उनको ऑपोजिट ही बोलते थे। ऐसा लोग उनके बारे में क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार का इंसिडेंट है, एक हाई टेम्पर्ड एक्ट्रेस जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, वो टॉन्ट्रम्स थ्रो कर रही थी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, जिसकी वजह से हर कोई सेट पे बहुत ज्यादा स्टन्ड हो गया था। जब ये सब कुछ चल रहा था उस टाइम पे वो जो लॉयर थे वो चुपचाप गए और उन्होंने सीक्रेटली स्विच ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को। और जब एक्ट्रेस ने पॉज किया सांस लेने के लिए, तब उन्होंने कहा कि मैम एक सेकंड रुको, और उस टाइम पे उन्होंने वो प्ले कर दिया। मतलब कुछ ऑफेंसिव नहीं था जो उस एक्ट्रेस ने बोला था अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, लेकिन उनकी जो टोन थी, उनका जो वॉल्यूम था, उनके जो टांट्रम्स थे, उसकी वजह से वो खुद एक ट्रॉमा की स्टेट में चली गई जहां से वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। वो लड़की कंट्री साइड से थी, मतलब एक विलेज एरिया से थी, और उसने ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन फिर उसको हम कह सकते हैं वर्ल्डली एक्सपोजर भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, और वो एकदम से एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुकी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड पोजीशन है। और उसको ये लग रहा था कि शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब एकदम से सडन राइज हुआ इनटू हर रैंक वहां पर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से उनका जो शॉर्ट बट ब्रिलियंट एक्टिंग करियर था वो सारा का सारा खत्म हो गया, और जो लीगल एडवाइजर थे वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जो लॉयर थे वो इनफैक्ट एक और अजीब बात थी उनमें कि वो बहुत यूनिक क्लोथ्स पहनते थे, डिफरेंट थे। जो यूजुअल यूनिफॉर्म थी ना, जहां पर धोती पहनते थे लोग, जो एक खादी फैब्रिक की बनी होती थी जिसको गांधी जी ने प्रमोट किया था, और एक ओवरसाइज खादी शर्ट डालते थे, ये नॉर्मल लोग डालते थे जेमिनाई स्टूडियो में एज अ यूनिफॉर्म। लेकिन उनको देखा जाता था तो वो ज्यादातर मिलते थे पैंट्स के अंदर टाई, और कई बार एक कोट पहनते थे जो कि एक आर्मर के जैसा होता है। आर्मर आप कह सकते हैं एक मेटल की कवरिंग जो पहनी जाती है जंग में अपने आप को बचाने के लिए। तो वो एक मैन थे ऑफ न्यूट्रल लॉजिक, आप कह सकते हैं कोल्ड लॉजिक वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि जो लॉजिक है वो फेल कर जाता है कंसिडर करना ह्यूमन फैक्टर्स को, जैसे कल्चर, लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, इमोशन, जो वैल्यू नहीं करता ह्यूमन फीलिंग्स को। तो अगर आपको बोला जाए ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, जो सपनों से भरी दुनिया लेकर आए थे अपनी, तो वो एक न्यूट्रल मैन थे इस असेंबली के अंदर, मतलब लीगल पर्सपेक्टिव में सोचते थे।
और बाकी सारे लोग क्योंकि वो खादी के कपड़े पहनते थे तो उनको बोला जाता था गांधीआइट्स या खादीआइट्स। और वो जो लिटरेरी एंथुजियास्ट लोग थे उनसे काफी ज्यादा अलग थे, उनको काफी हेल्पलेस भी लगता होगा कि ये लोग बिल्कुल अलग प्रोफेशन में मेरे से बिल्कुल अलग है। तो जो नरेटर है वो उनको न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ खादीआइट्स एंड गांधीआइट्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो बाकी सबसे काफी अलग थे। वो जो बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज भी थे एंड जो ट्रेंड था वो ऐसे ही चलता जा रहा था। इनफैक्ट वो जो बॉस की उनके साथ इतनी क्लोजनेस थी इसकी वजह से उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अपनी खुद की फिल्म प्रोड्यूस करें। हालांकि वो जो फिल्म है वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती, लेकिन बहुत सारे उसमें जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए गए, पैन केक जो है वो स्लैश किया गया, बहुत सब कुछ यूज किया गया उस फिल्म में। लेकिन इवेंचुअली बॉस को आइडिया मिला कि ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है इसे शट कर देना चाहिए, इससे ज्यादा कमाई नहीं हो रही। तो जो नरेटर है, जब ये डिस्कशन हुई कि स्टोरी डिपार्टमेंट शट कर देना चाहिए, वो एक सरकास्टिक मतलब हंसी मजाक के टोन में ये बोलते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ होगा कि एक लॉयर ने अपनी जॉब गवा दी है क्योंकि पोएट्स को बोला गया था कि आप घर चले जाओ। क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट जब बंद हुआ तो जो पोएट्स थे उनको जॉबलेस होना पड़ा और उसी डिपार्टमेंट में वो लॉयर भी काम कर रहे थे। अब जो जेमिनाई स्टूडियो है इट वाज फ्रीक्वेंटेड, आप कह सकते हो हॉन्ट होना मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट होना बाय फेमस पोइट्स। बहुत सारे नाम है जैसे एस योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये बहुत फेमस पोइट्स हैं जो वहां पर आते थे। तो जो मेस थी स्टूडियो की वो एक्सेलेंट थी, वहां की जो कॉफी थी वो मतलब सारा दिन वहां पर अवेलेबल होती थी, अमेजिंग कॉफी। तो उन दिनों में इंडिया में कांग्रेस रूल कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि रिस्ट्रिक्शंस थी और जो कप ऑफ कॉफी थी जिसमें लोग बैठ के अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते थे, वो अकेला सोर्स था एक एंटरटेनमेंट का। तो नॉट ओनली दी ऑफिस बॉय बल्कि जो क्लर्क्स थे जो स्टूडियो में काम करते थे वो एंजॉय करते थे अपना फ्री टाइम, पोइट्री का काम करके, कॉफी पीकर। जो ज्यादातर पोइट्स थे उनके जो क्लोथ्स थे, मैंने आपको बताया पर्टिकुलर यूनिफॉर्म थी, जैसे खादी फैब्रिक के बने होते थे। और वो रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की क्योंकि बहुत कॉमन नोशन था उस टाइम पे, फॉर इट्स प्रेवलेंस उस टाइम पे चल रहा था ये नोशन कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, बट नथिंग पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं थे वो कि हम पॉलिटिकली इंक्लाइंड है। और उनको ये जो कम्युनिस्ट टर्म थी, कम्युनिस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है सब कुछ और लोगों को वेजेस पे रखा जाता है, पर जो लोग हैं वो मोटिवेट नहीं हो पाते क्योंकि कम्युनिज्म में हर किसी को बराबर से ट्रीट किया जाता है। कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वे लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो लोग जो हैं कम्युनिस्ट को हेट करते थे और जो कम्युनिस्ट है वो फैमिली लव के कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करता था। कम्युनिस्ट वॉज, आप कह सकते हो, गॉडलेस मैन, उसे ये बोला जाता था कि उसकी कोई भी बेटी नहीं है, उसको कोई ड्यू नहीं है, कोई सन नहीं है, उसका कोई कॉन्जुगल लव भी नहीं है, मतलब उसकी कोई मैरिज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है मैरिड कपल जैसा। और जो कम्युनिस्ट इंसान है उसे रिलक्टेंस भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को मार दे, अपने बच्चों को मार दे, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज आउट कि वो कॉज करे अनरेस्ट, वॉयलेंस कॉज करे अमंग दोज इनोसेंट लोगों को देख के कि वो प्यार में रह रहे हैं। तो कम्युनिस्ट को वो कभी भी अच्छे तरीके से नहीं देखते थे। वो ये नहीं मानते थे कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो कभी फैमिली के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो हमेशा अनरेस्ट फैलाएंगे, वॉयलेंस फैलाएंगे अमंग इनोसेंट इग्नोरेंट पीपल। तो ऐसी जो नोशंस थी, ऐसे जो कॉन्सेप्ट थे वो हर जगह फैले हुए थे, खास तौर पे साउथ इंडिया के अंदर उस टाइम पे। तो नेचुरली हर इंसान जो वेगली, आप कह सकते हैं, खादी के कपड़े पहनते थे, पोइट्स थे जेमिनाई स्टूडियो में, वो भी यही कॉन्सेप्ट्स में जूझ रहे थे। और इसके जो एविडेंस थे वो आगे प्रूव में आने वाले थे कि किस तरीके से ये प्रूव किया जाए कि जो कम्युनिस्ट हैं वो इस तरीके के लोग होते हैं। इस तरीके के लोग मतलब कि वो हेजिटेट नहीं करेंगे किसी को मारने से और वो वॉयलेंस स्प्रेड करेंगे इग्नोरेंट इनोसेंट लोगों में। तो ये नोशंस प्रिवेल कर रहे थे, कोई एक्सेप्शन नहीं थी, प्रूफ आने वाला था। तो जो जेमिनाई स्टूडियो था वहां पर डिस्प्ले की जाती थी
एक्सट्रीम आप कह सकते हो हॉस्पिटैलिटी की, कोई बाहर से अगर कोई आता है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता था, स्पेशली जब वहां पर फ्रैंक बचमैन आए जो एमआरए के लीडर थे। एमआरए है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसमें कम से कम नहीं तो 200 लोग थे और वो मद्रास से आए थे 1952 में। तो जेमिनाई स्टूडियो ने बहुत प्यार दिखाया उनको। तो ये जो लोग थे ये बेसिकली आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एक सर्कस रेफर किया जाता था इनको। तो इन लोगों को बोला जाता था इंटरनेशनल सर्कस। हालांकि ये बोला जाता था साथ में कि ये लोग बहुत अच्छे नहीं है ट्रेपीज में। ट्रेपीज होता है वो जो आपने सर्कस में देखा, एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जिसमें 2 रस्सियां लगी होती हैं और इंसान फ्रीली स्विंग करता है, एक्रोबैट्स जैसे होते हैं ना सर्कस के अंदर। तो वो चीज इनमें देखने को नहीं मिलती थी, हालांकि इनको इंटरनेशनल सर्कस बोला जाता था। और कुछ ही ओकेजन्स होते थे जहां पर ये एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड दिखाई देते थे, जैसे आप कह सकते हो डिनर टेबल पे। मतलब डिनर टेबल पे ऐसे नहीं कि वो एनिमल्स के साथ बैठ के खाना खाते थे, डिनर टेबल पे इसलिए क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे। इसके अलावा जैसे सर्कस में एनिमल्स के साथ लोग इंटरैक्ट करते हैं, उनका कोई भी लेना देना नहीं था एनिमल्स के साथ। इनके 2 प्लेस थे, एक प्ले था जिसका नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर और दूसरा था जोथैम वैली। ये परफॉर्म किए गए थे इतनी ज्यादा परफेक्शन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, प्रोफिशिएंसी के साथ, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला कि इनको दोबारा दोबारा परफॉर्म करने को बोला गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मद्रास में। इवन दो जो प्लॉट्स या आप कह सकते हैं मैसेज जिसे हम बोलते हैं लेक्चर या होमिली जो थे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, पर उनके जो सेट्स थे, उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, मतलब वो दैट वर नियर टू परफेक्शन कि इतने सालों में मद्रास में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला होगा। इवन जो तमिल प्लेस थे वहां पर जो सनसेट और सनराइज है वो बिल्कुल कॉपी किया गया था, जैसा ये इंटरनेशनल सर्कस के ऑडियंस ने दिखाया था अपने जो थैम वैली के अंदर। तो जो एमआरए थे वो बेसिकली अपोज करते थे कम्युनिज्म को, और जो लोग थे जैसे मिस्टर वासन वो भी सफर कर रहे थे उनके कम्युनिस्ट आइडियाज की वजह से। क्योंकि देखो जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट थे, और मिस्टर वासन एक जेमिनाई स्टूडियो जो एक प्राइवेट स्टूडियो है वो ओन कर रहे थे। तो अगर कम्युनिज्म का आइडिया फैल जाता है तो जो हाई अप्स पे लोग हैं वो डेफिनेटली सफर करेंगे। तो इसीलिए मिस्टर वासन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे एमआरए को। बट शायद ये ट्रू ना भी हो, ऐसा हो सकता है कि ये सच ना भी हो, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये मेन रीजन है वासन के सपोर्ट करने का एमआरए को। बट ऐसा हो सकता है, आगे पढ़ेंगे, कि ऐसा सच में ट्रू नहीं भी है। ये स्टोरी में प्रूव होगा। अब जो बॉसेस थे, जो बिजनेसेस थे, वो डेफिनेटली अफेक्ट तो हो नहीं थे, लेकिन अभी तक अनअफेक्टेड थे इन इश्यूज की वजह से। ना केवल जो ऑडियंस थी बल्कि जो स्टाफ था जेमिनाई स्टूडियो में वो बहुत खुश होता था होस्ट करके ऐसे 200 लोगों को, जो अलग अलग आप कह सकते हैं ओवर 20 नेशनैलिटीज से आते थे। और ये काफी अलग था उनके रूटीन जो क्राउड परफॉर्मेंसेस थी, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते थे, मेकअप लगाते थे, परतों पे परते मेकअप की, जो डिपार्टमेंट का आम काम था उससे काफी अलग था। तो कुछ देर के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स जो जेमिनाई स्टूडियो है उसे एक और चांस मिला वेलकम करने का, एक पोएट जो इंग्लैंड से आए थे। तो जो पोएट आ रहे थे उसके बारे में लोग जो है वो गेस कर रहे थे कि कौन से पोएट आएंगे अपनी नॉलेज पे बेस्ड। तो उनको ये लग रहा था कि शायद जो वेल नोन पोएट्स हैं जैसे टेंसन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, या जो एंथुजियास्टिक हैं उनको ज्यादा पता था कीट्स के बारे, शेली, बायरन या फिर एलियट के बारे में। तो बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर जेमिनाई स्टूडियो में इस बार कौन आ रहा है। अब जो इंसान जेमिनाई स्टूडियो आ रहे थे वो एक पोएट नहीं थे, इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर डेली के अंदर एडिटर थे। इसलिए जो बॉस थे मिस्टर वासन वो प्लान कर रहे थे कि उनको एक अच्छा वेलकम दे, क्योंकि जो मिस्टर वासन थे वो खुद भी एडिटर रह चुके थे एक फेमस तमिल वीकली पब्लिकेशन के जिसका नाम था आनंदा विकंटन। तो वो एक फेमस पब्लिशिंग हाउस था मद्रास के अंदर जो सेटअप किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और हर कोई जेमिनाई स्टूडियो में उसके बारे में जानता था। तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स थे एट द हिंदू, इवन वो लोग भी इन्वॉल्व थे इस एडिटर को वेलकम करने के लिए, क्योंकि पता लग रहा था कि वो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, हर कोई उनको वेलकम करना चाहता है। तो जो स्टाफ था एट जेमिनाई स्टूडियो उनको सिर्फ 2 न्यूज़पेपर के बारे में पता था जो फेमस थे, एक द लंदन टाइम्स और एक द मैनचेस्टर गार्डियन। तो ऐसे लग रहा था कि शायद अगर वो एडिटर है तो इन दोनों न्यूज़पेपर जो फेमस न्यूज़पेपर है उनमें से एक न्यूज़पेपर का एडिटर होगा। तो फाइनली जो गेस्ट हैं वो अराइव करते हैं 4 इन द आफ्टरनून में।
बड़े टॉल सीरियस लुकिंग ब्रिटिश फेस था उनका, मतलब ऑब्वियसली वैसा फेस था जो अननोन था काफी सारे लोगों को। तो बॉस ने उन्हें वेलकम किया, एक वेलकम स्पीच दी, पर स्पीच से काफी क्लियर हो गया था कि उनको जो गेस्ट के बारे में नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तो जो स्पीच थी वो जनरल ही थी, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो वर्ड सुनने को मिले वो थे फ्रीडम या डेमोक्रेसी। अब टर्न थी उस पोएट या आप कह सकते हैं उस एडिटर की कि वो एनलाइटन करे ऑडियंस को। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी वो बोल रहे थे, क्योंकि उनका एक्सेंट एक ब्रिटिश एक्सेंट था, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब सब लोग बिविल्डर्ड थे, कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तो जो विजिटर थे वो खुद भी एज कंफ्यूज थे जितने लोग वहां पे कंफ्यूज थे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों एक ब्रिटिश पोएट जो है वो उनके स्टूडियो में आया है जहां पे तमिल फिल्म्स बनती है, और इस टाइम पे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि उनको समझ में आए, इंग्लिश पोएट्री का टेस्ट हो। तो वो यहाँ पर क्यों आए थे, एडिटर थे, पोएट थे, ये एक मिस्ट्री सी बन के रह गई थी। तो टॉपिक को चेंज करते हुए अशोका मित्रन जो ऑथर हैं उनको ये लगता है कि जो राइटिंग का काम है वो बेसिकली इंटेलिजेंट लोग नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते, और जो राइटिंग का काम है उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो एक राइटर जो है जब वो काम कर रहा होता है उसको अपनी फीलिंग्स दबानी पड़ती है, उसको स्लो डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ही शुड नॉट बी बॉग डाउन कि इतने ज्यादा रिजेक्शंस मिल चुके हैं तो अब मैं गिव अप कर देता हूँ। मतलब रिजेक्शंस दे आर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और फिर से वो तैयार हो जाता है कि एक लेंदी प्रोज मतलब आप कुछ भी कहानी लिखते हैं जो एक लेक्चर, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी होता है, फेरी टेल होता है, वो लिखते हैं, फिर वो मेल करते हैं एडिटर को, और उसके साथ ना वो स्टैंप डाल देते हैं एनवलप के ऊपर कि अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आपने इस मैन्युस्क्रिप्ट को वापस कहाँ पे भेजना है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट हो सकता था। तो जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसने एडवर्टाइज किया था ऐसे राइटर्स के लिए एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ब्रिटिश पब्लिकेशन जिसका नाम था दी एनकाउंटर। तो जो राइटर्स थे जेमिनाई स्टूडियो के, उन्होंने कभी भी ऐसे नाम नहीं सुना था इसका, और अशोका मित्रन चाहते थे इसके बारे में जानना बिफोर कि वो कुछ अपने पैसे स्पेंड करें, मेल करने पे अपनी एंट्री, क्योंकि उस टाइम पे जो एंट्री मेल करनी थी वो इंग्लैंड भेजनी थी, और खर्चे को लेके उनको लगा कि यार पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ। इसको जानने के लिए उन्होंने विजिट किया ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की, मेरे को शायद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मिल जाए कि ये क्या है क्या नहीं है। और उन दिनों में जो एंट्रेंस थी लाइब्रेरी की वो बहुत सिंपल थी, कोई साइन बोर्ड नहीं थे, कोई नोटिसेस नहीं थे, मतलब किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि वो एंटर कर रहे हैं एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे। पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो बहुत इफ्स एंड बट्स थे। तो लाइब्रेरी में उन्होंने बहुत सारी कॉपीज देखी द एनकाउंटर की, और जो एडिटर थे उनका जब नाम उन्होंने पढ़ा तो अशोका मित्रन के दिल की घंटी बजी। उनको ये लगा कि ओहो, मैंने तो अपना पुराना खोया हुआ भाई ढूंढ लिया है। उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने मेल कर दी अपनी एंट्री इस कॉन्टेस्ट के लिए। उनको ये लगा कि दूसरे एंड पे जब ये एंट्री मिलेगी तो शायद वो भी यही गाना गा रहे होंगे कि हम बिछड़े हुए दोस्त मिल चुके हैं। तो ये जो एडिटर थे ये वही थे जो बहुत साल पहले जेमिनाई स्टूडियो विजिट करके गए थे, जिन्होंने अपनी स्पीच दी थी, खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि अरे इन लोगों को तो ये पोइट्री भी समझ में नहीं आ रही और मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इनको समझ आएगी। तो जो ऑथर है उनको ये लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई जैसे मूवी में मिलते हैं तो स्टार्टिंग में एक सॉन्ग चलता है, एंड में एक वही सॉन्ग चलता है, वैसा ही सॉन्ग कुछ चल रहा था। तो बहुत साल बाद जब जो राइटर है उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो छोड़ दिया था, जॉब छोड़ दी थी, उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम था पर ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो बेसिकली जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो उनको अट्रैक्ट करती थी, वो खरीदते थे। तो वैसे ही एक बार वो कुछ बुक्स देख रहे होते हैं जो फुटपाथ पे बेची जा रही होती है आउटसाइड पोस्ट ऑफिस जो लोकेटेड था मद्रास माउंट रोड पे। तो वो जो बुक्स थी उनकी कॉस्ट थी 50 पैसा ईच, और उनके ऊपर लिखा था कि वो स्टूडेंट एडिशन है और स्पेशल लो प्राइस पे बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो उन्होंने 50 पैसा देके एक कॉपी खरीदी एक बुक की जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब ये जो गॉड है यहाँ पे ये सिग्निफाई करते हैं कम्युनिज्म को, और जो फेल्ड है वो है हिटलर, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो हिटलर ने फैलाया था। तो उसके अंदर 6 एसेज थे जो लिखे गए थे बाय 6 फेमस मेन हु रोट अबाउट कम्युनिज्म। तो जो राइटर थे वो थे एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोएस्टलर,
लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ये वही राइटर थे जिन्होंने हिंदू में एडवर्टाइज किया था। तो जब राइटर ने स्टीफन का नाम पढ़ा तो बुक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी जेमिनाई स्टूडियो विजिट किया था, तो उनको याद आता है कि उन्होंने स्पीच दी थी और ये नाम काफी फेमिलियर भी हो गया था उनको। तो अब नरेटर को समझ आ गया था अशोका मित्रन को कि जेमिनाई स्टूडियो में मिस्टर वासन ने उनको क्यों इनवाइट किया था। स्पेंडर की पोइट्री से उनको इतना लेना देना नहीं था जितना लेना देना था कि वो बेसिकली कम्युनिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए थे, ना कि उनको उनकी बुक से लेना देना था द गॉड दैट फेल्ड, बट बेसिकली उनको जागरूक करना था लोगों को कम्युनिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि जो बिग बॉसेस थे मद्रास के वो उस टाइम पे कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ाई एक लड़ रहे थे। तो आई होप कि अब आपको सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।